पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंसु फिर से ग्रेट एम्परर के पाथ पर चला जाता है, जहाँ पर उसे वही वाला सीनियर मिल जाता है जिससे वो कहता है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया, कि आपने मुझे मिस किया है। उसे फिर से वहाँ पर देखकर वो सीनियर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो। किंसु उससे कहता है कि पिछली बार मैंने आपको मून को फिशिंग रोड से फिश करते हुए देखा था ना, लेकिन पिछली बार आपका फिशिंग रोड का रस्सी काफ़ी ज़्यादा पतला था, इसीलिए वो बीच रास्ते में ही टूट गया था, जिसके कारण आप मून को खींचकर नहीं ला पाए थे ना। इसीलिए मैं आपके लिए ड्रैगन एलिफेंट का टेंडन को लेकर आया हूँ, इसका यूज करने पर यह कभी भी टूटेगा ही नहीं। उस टेंडन को देखकर वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से उससे मांगने लगता है, लेकिन किंसु उसे ना देते हुए कहता है कि इसको मैं फ्री में तो नहीं दे सकता हूँ। जो सुनकर सीनियर का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि जल्दी से बताओ कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। चलो, इसके बदले में मैं तुम्हारा एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए जो चाहे वो पूछ सकते हो। इसीलिए किंसु उससे पूछते हैं कि ग्रेट कैलेमिटी यानी कि बाइजू को बचाने का कोई रास्ता है क्या आपके पास। ये सवाल सुनकर वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि इसका जवाब मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ, कोई दूसरा सवाल पूछो। अब आगे तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किंसु उससे दूसरा सवाल पूछते हुए पूछता है कि लेकिन किंसु कहता है कि मैं सिर्फ इसी सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। ये वाला सवाल को सुनकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिर तुम अपने आप को समझ के क्या रखे हो, क्या तुम अपने आप को ग्रेट एम्परर से भी ऊपर समझ कर रखे हो क्या। उसकी ये सभी बातें सुनकर किंसु थोड़ा सा निराश होकर पूछता है, तो क्या इसका मतलब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है क्या। वो सीनियर उससे कहता है कि जब तुम एम्परर बन जाओगे तब आकर मुझसे पूछ लेना, तुम अभी जानने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, तुम अभी सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल फ्राई हो। अगर तुम जान भी जाते हो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी पड़ जाओगे। उसकी सभी बातें सुनकर किंसु कहता है ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर ओ करते हैं, मैं बाद में पूछने ज़रूर आऊँगा। अच्छा ठीक है, अब गुड बाय। ये बोलकर वो उसे वो वाला टेंडन देकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो सीनियर उससे रोकते हुए कहता है कि ये वाला ग्रेट एम्परर का पाथ थोड़ा सा स्पेशल है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके लिए किंसु उसे याद दिलाने के लिए थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाता है और वो उसे एक्सप्लोर करने के लिए आगे जाने लगता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि उस ग्रेट एम्परर का पाथ के दोनों तरफ में एक तरफ में काफ़ी ज़्यादा आग होता है तो दूसरे तरफ में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होता है और एक बार में देखने पर उसे उस पाथ का अंत भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और तभी वहाँ पर जितने भी आग मौजूद होते हैं उन सभी का फ्लेम जमा होने लगता है और वह कंडेंस होते होते एक रेड डीमन का रूप ले लेता है, जो देखकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि ये क्या है, इसका ऑरा तो स्पिरिट इन्फ्यूजन और रेड मून के जैसा लग रहा है। किंसु ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो रेड कलर वाला डीमन उस पर अटैक कर देता है। वो देखकर किंसु जल्दी से अपना ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुमको मरना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अटैक करके एक ही बार में उसका 2 टुकड़ा कर देता है, लेकिन तभी उसकी उम्मीदों के परे में उसके दोनों के दोनों टुकड़ा फिर से 2 तरह के डीमन में बदल जाते हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन अब वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मैं तुमको कैसे ख़त्म नहीं कर पाता हूँ। ये बोलकर वो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ में कुछ देर तक वो उससे वैसे ही फाइट करते करते वो काफ़ी ज़्यादा उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया होता है, जिससे उस रेड डीमन का पूरा टीम ही तैयार हो गया होता है। और वहीं पर किंसु काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और तभी वो सभी के सभी डीमन एक साथ किंसु पर अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर किंसु खुद से कहता है कि इन सभी लोगों का ऑरा काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। वो सीनियर बोले हैं कि ये वाला ग्रेट एम्परर का पाथ थोड़ा सा स्पेशल है, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि मैं भी ऑर्डिनरी मेथड से इससे डील नहीं कर सकता हूँ। ये सोचकर वो अपना जल्दी से सन गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उसका पावर का यूज करके सभी डीमन को एक ही बार में अटैक करके ख़त्म करने लगता है, जिससे उन रेड डीमन का खेल ख़त्म हो जाता है। जो देखकर किंसु काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि जैसा उम्मीद था इनसे डील करने के लिए स्पेशल फिजिक का ही यूज करना पड़ेगा। किंसु उन सभी डीमन को मारने के बाद में वहाँ से आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी वो जितने भी रेड डीमन को मारा होता है
उन सभी का बॉडी में से गोल्डन कलर का एनर्जी निकलता है और वो गोल्डन चीज़ एक तरह का स्पेशल एनर्जी होता है जो कि स्पेशल फिजिक को इवॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। वो सभी स्पेशल एनर्जी जल्दी से किंसु के सन गॉड बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। उन एनर्जी को ऑब्जर्व करके किंसु कहता है तो इसमें तो रेड मून की एनर्जी है, इसलिए ये ऐसा जाना पहचाना लग रहा था। ये बोलकर वो पूरा का पूरा गोल्डन एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। पूरा एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद में उसका सन गॉड डिवाइन बॉडी कंप्लीट हो जाता है और वो परफेक्शन के पिनेकल पर पहुंच जाता है। वो देखकर किंसु कहता है लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि अब मेरा सन गॉड बॉडी और आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन तभी अचानक उन फ्लेम में से एक ओवरवेलमिंग प्रेशर निकलने लगा होता है जिसे किंसु सहने की कोशिश तो करता है लेकिन वो सह नहीं पाता है और नीचे गिरने लगता है। वो देखकर किंसु समझ जाता है कि ये तो एम्परर का माइट है और वो जल्दी से वहाँ से दूर होते हुए कहता है कि मैं एम्परर के पाथ में एक से ज़्यादा एम्परर को देखा हूँ लेकिन उन लोगों में से कोई भी ऐसे इम्पेरियल माइट को नहीं दिखाया है, लेकिन ये वाला ऐसा क्यों कर रहा है। उस एम्परर पाथ के राइट साइड में जो बर्फ़ वाला हिस्सा होता है उसमें भी इम्पेरियल माइट कंटेंट होता है और वो फ्लेम वाले पर अटैक करके टेम्पररी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वो सब देखकर किंसु उस सीनियर की बात को याद करते हुए कहता है कि वो बोले हैं कि मुझे इस जगह पर थोड़ा सा रहकर इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन चीज़ों में ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस और प्रोफाउंड चीज़ ज़रूर मुझे मिल जाएगा। ये सोचकर वो उन दोनों के बीच में बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है और उन चीज़ों को कंप्रहेंस करने लगता है, जहाँ पर कंप्लीट करते करते वो इन यांग ताइची डायग्राम को समझ लेता है। जिसे देखकर किंसु काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगता है कि ये वाले एम्परर का पाथ तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का निकला। यहाँ पर तो लेजेंडरी इन यांग ताइची डायग्राम अपने आप यहाँ पर अपीयर हो गया है, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन तभी वो डायग्राम देखते देखते टूट जाता है, जो देखकर किंसु कहता है कि कहीं ये मुझे ये हिंट तो नहीं दे रहा है ना कि इसे टूटने से बचाने के लिए मुझे इन और यांग को बैलेंस करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर वही सीनियर आकर किंसु से कहता है कि उतना बुरा भी नहीं है, चलो तुम कुछ तो कम्प्रहेंस कर लिए हो। उसे देखकर किंसु उससे कहता है कि ये वाला एम्परर का पाथ तो दूसरे वाले पाथ से सच में काफ़ी ज़्यादा अलग है। राइट और लेफ्ट साइड में आग और बर्फ़ दोनों में दो एनर्जी मौजूद है और वो दोनों इन और यांग है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना। उसकी सभी बातें सुनकर सीनियर कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या तुमको पता है कि यहाँ का इन और यांग का एनर्जी इतना ज़्यादा डेंस क्यों है। किंसु कहता है नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज़ बताइए। तो वो बताते हैं क्योंकि यहाँ पर इन यांग एम्परर का एक खून का बूंद गिरा था। जो सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि क्या वो एक एंशिएंट एम्परर था, आखिर मैं उस एम्परर के बारे में पहले क्यों नहीं सुना हूँ। वो सीनियर कहते हैं क्योंकि इन यंग एम्परर का एरा बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टाइम का है, इसलिए यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम के कुछ रिकॉर्ड में भी उसके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है और अभी तक का बचा हुआ एंशिएंट रिकॉर्ड में उसके बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं बचा है। लेकिन फिर भी उनका खून का एक बूंद यहाँ पर गिरा था, जिससे ये वाला एम्परर का पाथ काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग और बाउंडलेस इम्पेरियल माइट को कंटेंट करता है। वो सब सुनकर किंसु काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब वो एम्परर तो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसकी सभी बातें सुनकर सीनियर थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि वो एम्परर सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था बल्कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के था। वो इन यंग एम्परर डायरेक्टली इस पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट को ही क्रिएट किया था और उसका इस कॉन्टिनेंट को बनाने के बाद में ही ये कल्टीवेशन वाला वर्ल्ड इस कॉन्टिनेंट पर एग्जिस्टेंस में आया है। ये सब सुनकर किंसु फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है क्या वो इस कॉन्टिनेंट को वही क्रिएट किए हैं। सीनियर अपना बात को पूरा करते हुए कहता है कि और उससे भी बड़ी बात ये है कि क्या तुमको पता है कि क्यों तुम इन चीज़ों को कंप्रहेंस कर पाए हो, क्यों तुम इम्पेरियल माइट को कंप्रहेंस करके इन यांग ताइची डायग्राम को समझ पाए हो। क्या तुमको पता है कि किंसु उसके सामने में अपना हाथ जोड़ते हुए कहता मुझे नहीं पता, प्लीज़ बताइए। वो सीनियर उसे बताता है क्योंकि सन गॉड बॉडी का क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि इन यंग एम्परर ही है। वो सुनकर किंसु और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इन यंग एम्परर एक्चुअली में मेरे यूनिक फिजिक को क्रिएट किया है। ये बोलकर वो उससे कुछ और पूछने तो जाता है, लेकिन उससे पहले ही वही उससे पूछ लेता है कि तुम मुझसे ये पूछने वाले हो ना कि सन गॉड बॉडी 108 स्पेशल हेवन का बॉडी में रैंक क्यों नहीं करता है। किंसु कहते हैं कि हाँ, अब जबकि इन यंग एम्परर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट को क्रिएट कर दिया है, इसका मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, इसलिए एक यूनिक फिजिक को क्रिएट कर देना ये तो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बात है। लेकिन फिर भी उसका रैंक हेवन का 108 बॉडी में क्यों नहीं आता है।
वो सीनियर उसका सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि जिस सन गॉड बॉडी को तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही इन यंग एम्परर के द्वारा क्रिएट किया गया है। जो सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और उससे पूछता है कि आधा हिस्सा का मतलब और बाकी का बचा हुआ आधा स्पेशल फिजिक क्या है। वो कहते हैं कि बचा हुआ स्पेशल फिजिक ताइन डिवाइन बॉडी है। ये सुनकर वो थोड़ा सा और शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि इस दुनिया में क्या ताइन डिवाइन बॉडी जैसा कोई बॉडी भी एग्जिस्ट करता है क्या। अब जबकि ताइन डिवाइन बॉडी और सन गॉड बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है तो वो दोनों इन और यांग से सेपरेटेड क्यों है। इसका जवाब देते हुए वो कहता है क्योंकि सभी कोई इन और यांग को इन यांग एम्परर के जैसे बैलेंस नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ज़्यादातर कल्टिवेटर बहुत ही कम मात्रा में इससे कल्टिवेट कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। ये सुनकर किंसु काफ़ी ज़्यादा खुश होकर पूछता है तो अब मेरा क्या मैं इसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि तुम अभी अभी ही इन यांग ताइची डायग्राम को फिगर आउट कर लिए हो इसलिए तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब सुनकर किंसु और ज़्यादा खुश होते हुए पूछता है तो जब मैं सक्सेस हासिल कर लूँगा तब क्या होगा। वो कहते हैं तब तुम्हारा बॉडी एक्सट्रीम में पहुंच जाएगा और तब तुम ताइची इन यंग बॉडी को हासिल कर लोगे और ये वही वाला फिजिक है जिससे कि इन यंग एम्परर भी पोजेस करते थे। ये सब सुनकर किंसु उस बॉडी को ऑब्टेन करने का अपना पूरा डिटर्मिनेशन बना लेता है और उससे पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ताइन डिवाइन बॉडी को कहाँ से हासिल कर पाऊँगा। वो सीनियर याद करते हुए कहा था जहाँ तक मुझे याद है वो नानलिंग नाम के जगह में ताइची सेट के नाम के पास में होगा। उनके पास में शायद ताइन डिवाइन बॉडी को कल्टीवेट करने का रास्ता होगा। उन सबके लिए किंसु उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तब वो ये देखता है कि आगे में रास्ता खत्म हो गया है और सिर्फ नदी और समुद्र ही होता है और तभी उसका सोया हुआ सिस्टम जाग जाता है और उसे साइन इन करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे ह्यूमन किंग पिल दे देता है जिसे खाने के बाद में वो ह्यूमन किंग रिलम में काफ़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेगा, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से जल्दी वापस जाने के लिए बाहर निकल जाता है और उसी स्पिरिट इन्फ्यूजन पर बैठकर उसे चलने के लिए कहता है। जाते जाते वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर फॉलिंग गॉड सेक्टर में क्या कर रहे थे। वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर गिर गया था और तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। ये सुनकर किंसु उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर गिर गए थे, आखिर इसका मतलब क्या है, तुम कहाँ से गिरे थे। वो बताता है कि मैं रेड मून से गिरा था। जो सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और उससे पूछता है तुम रेड मून में रहते थे। स्पिरिट इन्फ्यूजन कहता है हाँ क्यों, तुम सरप्राइज हो गए हो क्या। उसकी बात सुनकर किंसु कहता है तो इसीलिए तुम में से रेड मून का स्पेशल एनर्जी निकल रहा था क्योंकि तुम रेड मून का क्रिएचर हो। ये बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुमको पता है कि आखिर रेड मून गायब कैसा हो गया। वो कहता है मुझे कैसे पता होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी गिरता ही नहीं। अब इसी के साथ में अगले सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई शाओचुआन वहाँ पर देखते हुए कहता है कि वो अभी तक नहीं आया है, आखिर इतना देर तक वो क्या कर रहा है। उसकी बहन कहती है कि बिग ब्रदर काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है, जरूर उसे वहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया होगा। वहीं पर थोड़ा सा दूरी में फॉलन गॉड सेक्ट का वाइस लीडर को दिखाते हैं जो कि अपने डिसाइपल से पूछता है कि सब कुछ तुम लोगों ने तैयार कर लिए हो ना। दुआन कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। वाइस लीडर उससे कहता है कि जब वो बाहर आएगा तब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे कैसा चांस मिला है, हम उसे यहाँ से ज़िंदा जाने देंगे ही नहीं। वहीं पर किंगियर भी कहती है कि उसे तो ये भी नहीं पता है कि कब एडवांस करना चाहिए और कब रिट्रीट करना चाहिए। जब वो मेरे हाथ में आएगा तब मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका हाथ पैर तोड़ कर रख दूँगी। और उसका यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।